स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि नवंबर 16 1915 को फांसी दी गई थी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर को, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। डैट इज़ करतार सिंह सराभा। अब करतार सिंह सराभा की बात करें तो वो महज 19 साल के थे जब उनको फांसी दी गई थी। लाहौर जेल में उनको फांसी दी गई थी। और उनकी अगर स्टोरी की बात करें तो सराभा विलेज में वो पैदा हुए थे। सराभा विलेज लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसी की वजह से इनके नाम के पीछे भी करतार सिंह सराभा आता है। कई लोग जो है वो साराभाई से कंफ्यूज कर देते हैं, करतार सिंह साराभाई, बट दिस इज करतार सिंह सराभा। तो इनकी अगर बात करें तो ये जट सिख फैमिली में पैदा हुए थे, गरेवाल फैमिली में पैदा हुए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शुरू से ही बहुत छोटी उम्र में ही वैसे छोटी उम्र में इनको फांसी भी हो गई थी। तो बहुत जब ये यंग थे तभी ये आज़ादी की आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। कुछ उन्होंने प्राइमरी स्टडीज़ हैं उन्होंने लुधियाना में की, लेकिन 1912 में 1912 में वो चले गए थे यूएसए के कैलिफोर्निया में, बर्कली में। जब वो पढ़ने गए तो वहाँ से उनकी जो लाइफ है वो टोटली नेशनलिस्ट कॉज के लिए डेडिकेट होनी शुरू हो गई। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो करतार सिंह सराभा, जो कि बहुत ज़्यादा यंग थे, 19 साल में तो उनको फांसी हो गई थी, और 1912 आप लगाओ 3-4 साल और पुरानी अगर बात करें तो 15-16 साल के भी वो नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो टोटली ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते हैं। उस टाइम पे याद रखना यूएस में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन थी। अभी भी वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो यूएस बहुत ज़्यादा वेलकमिंग था बिकॉज उनको लेबर वगैरह चाहिए था। तो यूरोप से और काफ़ी दूसरी कंट्रीज से भी यूएस में लोग आ रहे थे। बट जब इंडिया से लोग आ रहे थे, स्पेशली जब करतार सिंह सराभा और बाकी स्टेट से भी लोग जब आएंगे, तो उन्होंने महसूस किया कि जब उनका इमिग्रेशन भी हुआ, जब वो पढ़ने भी जाएंगे, जब वो जॉब पे भी जाएंगे और बाकी चीज़ों में जब वो जाएंगे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेशियल उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जब उन्होंने कॉज यहाँ पे पता किया तो पता लगा कि क्योंकि वो एक स्लेव नेशन है, वो ब्रिटिश के ग़ुलाम है, डैट इज़ वाई उन गुलामों की बाकी किसी और देश में भी कोई इज्जत नहीं है। आप गुलामी से दूर किसी और देश में जाओ, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको गुलाम बनाया जाए या फिर बुलाया जाए तो इसका मतलब बहुत दिक्कत की बात है। तो वहाँ से उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक वो ठहरेंगे नहीं, और किसी भी हालत में बाकी इंडियंस के साथ मिलके वो आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। तो ये काम फ़ौरन से ही वो शुरू करेंगे 1913 में, जब वो सोन सिंह भकना और बाकी रेवोल्यूशनरीज के साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एक नालंदा ग्रुप भी उस टाइम पे बना हुआ था, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का, जो कि नेशनलिस्ट कॉज के लिए काफ़ी प्रयत्न यहाँ पे कर रहे थे, तो उनके साथ भी जुड़ते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ वो जुड़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे मूवमेंट जो स्टार्ट होगी डैट विल बी गदर मूवमेंट। तो 1913 में सोन सिंह भकना की बात कर लें, लाला हरदयाल की बात कर लें, हरनाम सिंह टुंडीलत की बात कर लें, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनमें से जो मेजॉरिटी थे जो वो पंजाब से थे और बाकी स्टेट से भी आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट से नहीं से। सो गदर मूवमेंट के फाउंडेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है। ओरेगन में थे जब बाबा सोन सिंह भगना और बाकी लोग इनसे मिलते हैं। तो यूएसए में इनकी जो पूरी जर्नी है वो नेशनलिज्म की यहाँ पे स्टार्ट होती है, और वहीं से गदर मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। और गदर मूवमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से वो इंडिया में एक विद्रोह करवाना चाहते थे, स्पेशली इन द रैंक्स एंड फाइल ऑफ द आर्मी। डिफरेंट डिफरेंट कैंटोनमेंट में वो विद्रोह करवाना चाहते थे, सो दैट उनके साथ आम लोग मिलकर ब्रिटिश को भगा पाएँ। नीयत तो बड़ी अच्छी थी उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश को भगाना बड़ा ज़रूरी था, पर लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिश को भी उस टाइम पे अंडर एस्टिमेट किया। तो बात करते हैं 1913-14 में। तो गदर एक्टिविटीज़ ने यूएसए और कनाडा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया, लेकिन ये सारी चीज़ों का फ़ायदा तब होगा जब इंडिया में ये सारी चीज़ें होंगी। जब इंडिया में गदराइट्स के जो प्लान है, जो अपने न्यूज़पेपर्स और बाकी आर्म स्मगलिंग जिसकी वो प्लानिंग कर रहे थे, ये जो सारी चीज़ें सक्सेसफुल इंडिया में होंगी तभी उसका फ़ायदा होगा। तो 1914 में क्या होता है, ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया में फाइनली ये जाएंगे, ये डिसाइड करते हैं कि जाएंगे। सो 1914 अक्टूबर में एसएस सलामिन नाम की शिप में जाते हैं। कोलंबो श्रीलंका से होते हुए कैलकटा जाते हैं, क्योंकि याद रखो कैलकटा बंगाल हब था रेवोल्यूशनरीज का, जहाँ पे जुगंतर ग्रुप, अनुशीलन समिति और काफ़ी प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज वहाँ पे ऑलरेडी अपना काम कर रहे थे। सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी जो बंगाल से आते हैं, उसके बाद दूसरे इलाकों से आते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो हब था रेवोल्यूशनरीज का वो कैलकटा था, या फिर ओवरऑल बंगाल को हम कह सकते हैं। तो इनका प्लान ये था कि कैलकटा से जाकर बाकी रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो
गदराइट्स का ग्रुप है जिसमें करतार सिंह सराभा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही यंग हैं ये, बाकी स्टेट्स के लीडर्स के साथ भी मिलकर प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रीजनलिज्म या फिर लोकल पेट्रियाटिज्म वाली बात आपको नहीं दिखेगी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको गदर मूवमेंट में दिखता है, जहाँ पे रिलीजन, रीजन और सारे छोटे छोटे ये जो आपके डिफरेंसेस हैं इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ही जो प्लानिंग होती है यहाँ पे वो 1914 के एंड से फेब तक चलती है कि यहाँ पे हम रेजिमेंट्स में किसी ना किसी तरीके से ट्रबल फॉर्मेंट करेंगे और यहाँ पे रिवोल्ट को कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। इनके और भी प्लान्स थे। सबसे पहले हम उसी बात पे आते हैं कि कलकत्ता में जब ये लैंड करते हैं तो दूसरे रेवोल्यूशनरी से मिलते हैं, जैसे कि जतिन मुखर्जी आप देख सकते हैं। जतिन मुखर्जी, वीजी पिंगले, विष्णु गणेश पिंगले थे, वो ऑलरेडी गदराइट्स के साथ वहाँ पे भी एक्टिव थे, तो ये भी यहाँ पे करतार सिंह सराभा के साथ जाते हैं और राश बिहारी बोस के साथ में मिलते हैं। फिर बनारस में मिलते हैं एंड देन इनकी प्लानिंग थी कि पंजाब जाकर अमृतसर, दिल्ली साइड में ये लोग ट्रबल को फोमेंट करेंगे और कैसे ना कैसे इन्होंने ये भी इंतज़ाम किया हुआ था कि आर्म्स की स्मगलिंग भी यहाँ पे की जाएगी। इंडिया में कैसे ना कैसे यहाँ पे हथियारों को लाना भी बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि 2000, 5000, 10,000 से भी ज़्यादा जो गदराइट्स थे वो एक्शन में आने वाले थे, लेकिन दे नीडेड वेपन्स। बट हुआ क्या, कामागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में ही होता है। उसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से कलकत्ता में काफ़ी डेथ्स हो जाती हैं, उस इशू को हम सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे। तो उस इशू की वजह से होता क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी चौकन्नी हो जाती है कि गदराइट्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना शुरू कर देती है कि इनको कैसे ना कैसे रोका जाए गदराइट्स को। अब होता क्या है, ये पंजाब चले जाते हैं। राश बिहारी बोस, अब याद रखना जो राश बिहारी बोस हैं वो यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। राश बिहारी बोस की अगर बात करें तो बड़े अनसंग हीरो रहे हैं पूरे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के। जापान भी गए, इंडियन नेशनल आर्मी में भी इन्वॉल्व थे। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में उनके ऊपर भी इन्होंने हमला किया, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल थे और यहाँ भी शामिल थे। तो 1913, 1914, 1915 की अगर हम बात करें तो पूरे जनवरी 25 जनवरी को अमृतसर में आते हैं राश बिहारी बोस कि पूरी प्लानिंग की जाए किस तरीके से कैंटोनमेंट्स में रिवोल्ट फैलाया जाएगा। लेकिन याद रखना काफ़ी जो आर्म्स स्मगलिंग वाली जो इनकी स्कीम थी वो काफ़ी फॉइल हो जाती है और ब्रिटिश काफ़ी गदराइट्स को पकड़ भी लेती है और आर्म्स की स्मगलिंग को भी यहाँ पे रोक लेती है। तो इनको जो सेटबैक्स हैं वो 1914 से लगने शुरू हो जाते हैं गदराइट्स को। इनकी उतनी ज़्यादा पावर भी नहीं थी और ब्रिटिश एम्पायर बहुत पावरफुल था अपने आप में, उनको हराना इतना आसान यहाँ पे बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। जब आर्म्स की बात ज़्यादा नहीं बनती है तो रॉबिन हुड टाइप एक्टिविटीज़ को भी अंजाम देना यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसकी वजह से अमीरों के घर लूट के ये डिफरेंट वेपन्स को प्रोक्योर करने की यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन उसमें होता क्या है, दो गदराइट्स वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, बाबा वरयाम सिंह और राम रखा जी। तो इस तरीके से गदराइट्स धीरे धीरे यहाँ पे फॉल करना शुरू कर देते हैं। इनकी स्कीम्स उस हिसाब से नहीं चलती हैं जिस हिसाब से ये कहीं ना कहीं उनको एग्जीक्यूट करना चाहते थे। इंडिया में आते हैं, कलकत्ता में आते हैं, बनारस में जाते हैं, फाइनली पंजाब में जाते हैं। इनकी बाद में स्कीम थी कि फ़िरोज़पुर, दिल्ली, अम्बाला में कैंटोनमेंट्स में क्या करेंगे, रिवोल्ट को कहीं ना कहीं फोमेंट करेंगे, रिवोल्ट को इग्नाइट करेंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे 21 फरवरी की डेट 1915 को प्लान किया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही क्या है, एक पुलिस इन्फॉर्मर इनके साथ मिले होते हैं, उनका नाम था कृपाल सिंह। तो वो मिले होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गदराइट्स को पुलिस के हवाले कर देते हैं, पकड़वा देते हैं। तो पूरा जो प्लान है यहाँ पे, ड्यू टू द फैक्ट के मोल्स यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे और काफ़ी जो लोग थे ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे वो ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुके थे गदर मूवमेंट में, उसकी वजह से इनको बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लगता है गदर मूवमेंट को। लेकिन करतार सिंह सराभा और जो बाकी हैं जो कि पंजाब में यहाँ पे मेन रोल यहाँ पे प्ले कर रहे थे, बाद में चले जाते हैं अफ़गानिस्तान, कि कुछ टाइम अफ़गानिस्तान चलते हैं। फिर उसके बाद वो फिर से आते हैं सरगोदा में, सरगोदा जो कि आज वेस्ट पंजाब में पड़ता है, डैट इज़ दी पाकिस्तान पंजाब। वहाँ पे ट्रबल फोमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, वहाँ से करतार सिंह सराभा, हरनाम सिंह टुंडीलत वगैरह पकड़े जाते हैं। ये 2-3 प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज हैं जो उस टाइम पे कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। उसके बाद 16 नवंबर 1915 को इनको फांसी दे दी जाती है, जबकि ये 19 साल के थे। तो उस टाइम पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इनको ये भी कह रही थी कि आप इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ, अपनी स्टेटमेंट बदल लो
आपके ऊपर शायद तरस खाया जा सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने जो भी किया मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है। अफ़सोस होने की तो बात अलग है। ही इज़ वेरी प्राउड, ही वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने ये सारे कार्य किए, हालाँकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो 16 नवंबर को इनको फांसी दे दी जाती है, जस्ट लाइक खुदीराम बोस जिनको यहाँ पे फांसी दे दी गई थी 1908 में। वो भी अपना कहीं ना कहीं असैसिनेट करते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को, जिनको करना था उनको नहीं किया लेकिन किसी और को यहाँ पे कर देते हैं, ब्रिटिश लेडीज़ को टारगेट कर देते हैं। तो वो भी बहुत यंग थे खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस के पंजाबी वर्जन यहाँ पे कह सकते हैं करतार सिंह सराभा। उन्होंने यहाँ पे बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और अपनी जान देते हुए बिल्कुल भी उन्होंने हिचकिचाहट यहाँ पे शो नहीं की। अब इनका बाद में रोल इम्पॉर्टेंट क्या आता है, शहीद भगत सिंह, जिसको पूरा देश ही जानता है, देश से बाहर भी लोग जानते हैं, एडमायर करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शहीद भगत सिंह अपना आइडल किसको मानते थे। शहीद भगत सिंह अपना आइडल मानते थे करतार सिंह सराभा को, जिनकी फ़ोटो वो हमेशा अपने साथ रखते थे और वो कहते थे कि ही इज़ माई आइडल और इन्हीं से मुझे प्रेरणा यहाँ पे मिलती है। और शहीद भगत सिंह पूरे देश को प्रेरणा देते हैं। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, सरदार करतार सिंह सराभा, जो कि बहुत यंग एज में यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सरदार करतार सिंह सराभा, जिनके सैक्रिफाइस से हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि कोई अच्छे कॉज के लिए हमें बिना डरे उस चीज़ में हमेशा अग्रसर कहीं ना कहीं रहना चाहिए। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।